हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज जिसमें हम कर रहे थे एनसीईआरटी पॉलिटी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। इसी सीक्वेंस में हम क्लास 6 के एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम करेंगे क्लास 7 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। ऑलरेडी 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखे हैं, वो लेक्चर सीरीज नहीं देखी है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके ज़रूर उसे देखें। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है और जो नॉर्मल क्लासेस के लिए पढ़ना चाहते हैं वो भी इसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल, ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और आपके जैसे स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मार्केट अराउंड अस। मार्केट्स अराउंड अस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास किस तरह की मार्केट्स मिलती हैं, जानेंगे कि सप्लाई चेन का क्या कनेक्शन है, किस तरह से एक जगह से जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, वो किस तरह से फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचती है, बीच में किस तरह के कितने प्रकार के ट्रेडर्स पाए जाते हैं जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है उसको सेल करते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स पे किस तरह से वो सेल होती है, किस तरह का व्यवसाय हमारे आसपास होता है, इस सबको हम जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से देखें तो भी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज मार्केट अराउंड अस। देखिए, अगर आप अपने आसपास, अक्सर आप में से सभी लोग सामान लेने के लिए घर से बाहर गए होंगे और आसपास आपने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि डिफरेंट तरह की मार्केट्स हमारे जो घर के आसपास है वो मिलती हैं। ठीक है, उनको ब्रॉडली आप 3 टाइप्स में डिवाइड या आप कैटेगराइज बोले कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले जो आ गई दैट इज वीकली मार्केट। वीकली मार्केट नाम से ही क्लियर है, वीकली मतलब साप्ताहिक है ना, जो वीक में एक दिन लगती है। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही पर्टिकुलर जगह पे लगेगी, ये वीक के डिफरेंट डेज पे डिफरेंट जगह पर लगती है। सो वीकली मार्केट आपके जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपके घर के आसपास भी आपने न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट के थ्रू या वेरीज अदर मोड से आपने ये सुना होगा कि इस जगह पे वीकली मार्केट लगी है या डिफरेंट लोकेशन पर ये अवेलेबल है। सो वीकली मार्केट क्या है, जो आपके जो एक वीक है उसके किसी एक पर्टिकुलर डे पर वो वहां पर होगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें कि ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, उस जगह पर ये फिक्स नहीं है, कोई भी आपको परमानेंट शॉप्स नहीं मिलेंगी वीकली मार्केट में। ठीक है, जैसे आपके आसपास में नेबरहुड में ग्रोसरी की शॉप्स होंगी या स्टेशनरी की शॉप्स होंगी, वो फिक्स हैं, स्ट्रक्चर है पूरा, वो फिक्स्ड है। बट वीकली मार्केट में आपको ये परमानेंट नहीं होती, वहां पर आपको जो है टेम्परेरी सॉर्ट ऑफ आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जहां पे ट्रेडर्स आएंगे और अपना सामान बेचेंगे। और जनरली देखा जाता है कि ये जो वीकली मार्केट है ना, इसमें चीप प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत सस्ते में। ठीक है, जनरली जो आप बाकी जगहों से खरीदेंगे उसके कंपैरेटिवली आपको वीकली मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसका जो दाम होता है वो कम होता है। अब इसका क्या रीजन है, क्यों वो सस्ते में बेचते हैं? तो इसके बहुत से रीजंस हैं जो जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि वो चीप बेचते हैं। पहला तो ये है कि एक ही प्रोडक्ट वहां पे मल्टीपल ट्रेडर्स बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। वीकली मार्केट है, एक जगह है, वहां पे बहुत सारे लोग आके, सपोज अगर आप क्लोथ्स की मार्केट समझ लें तो बहुत सारे लोग आकर एक तरह का बेडशीट्स हो गई या ड्रेसेस हो गई वो बेच रहे हैं। तो एक ही लोकेशन पे आपको वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर एक पर्सन आपको ज्यादा दाम पे वो चीज देगा तो आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, तो आप उसी जगह से जाके खरीदेंगे जहां पर वो आपको सस्ते से सस्ता मिलेगा, बिकॉज यू हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। तो इसी कंपटीशन की वजह से हर ट्रेडर, हर वेबसाइट ये कोशिश करता है कि वो सस्ते से सस्ते बेचे ताकि उसका जो प्रोडक्ट है, जो उसका सामान है, वो ज्यादा से ज्यादा बिक पाए। ठीक है, तो पहला रीजन तो होता है कंपटीशन का, जिसका आप एग्जांपल अभी भी ले सकते हैं। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि जियो कंपनी ने अपने टैरिफ प्लान बढ़ा दिए हैं। ऑलमोस्ट जो भी उनके टैरिफ प्लान थे उसमें उन्होंने एक शूट ही देख लीजिए, नॉर्मली 30-40 का रेंज का बढ़ाते हैं, बट इस बार उन्होंने जो प्लान्स की हाइक है वो बहुत ज्यादा कर दी है। और अब जितने भी कस्टमर हैं, पहले तो उन्होंने पूरी मार्केट में जो टेलीकॉम की मार्केट थी उसे पूरा अपनी तरफ खींचा कि आप मार्केट में आपके पास ऑप्शंस ही बड़े कम अवेलेबल है। 1-2 कंपनीज ही हैं जो जियो के कंपैरिजन में खड़ी हो पाई हैं, एयरटेल और 1-2 कुछ और।
तो अब उनकी एक तरह से मोनोपोली हो चुकी है टेलीकॉम कंपनी में। अब वो आपको वो सर्विस जितने मर्जी हाई दाम पे भेजे, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू आर बाउंड टू परचेज दैट, है ना। तो कंपटीशन जब ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट कंज्यूमर को सस्ते दामों पे मिलता है, क्योंकि उसके पास वैरायटीज बहुत है, ऑप्शन बहुत है, वो आगे मूव ऑन कर सकता है। बट जब कंपटीशन कम हो जाता है, जो आप टेलीकॉम में आप देख रहे हैं, टैरिफ प्लान शूट कर रहे हैं, बट आप चेंज नहीं कर सकते, आपको वहीं पे आपको पहले तो आदत लगा दी गई है उस प्लान्स की और डेटा की, जो आपको सस्ते दामों पे मिला करता था पहले, नाउ अब उन्होंने हाई कर दिया है, आपके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप उसी को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज लेस कंपटीशन की वजह से द प्राइस जो है वो बढ़ता है और कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं है और वो उसको खरीदता है और जो ट्रेडर्स है उसे फायदा होता है। ओके, सो वीकली मार्केट में चीप प्रोडक्ट्स मिलने का एक रीजन है कंपटीशन, बिकॉज वेराइटीज बहुत है, एक ही बहुत सारे ट्रेडर सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या होता है कि जो इनका इन्वेस्टमेंट आप कह लें कि जितना भी पैसा उनका लग रहा है उस प्रोडक्ट को बेचने में, नॉर्मली आप अगर किसी मॉल में जाते हैं या किसी आप एक तरह से कहिए किसी शॉप पे जाते हैं, वेल मेंटेन शॉप पे, तो वहां पे उन्होंने सेल्समैन भी हायर किए होते हैं, पैकिंग के लिए अलग किए होते हैं एंड बिलिंग के लिए अलग पर्सन को उन्होंने हायर किया होता है। अब उन्हें भी पेमेंट करनी है। वो जो स्ट्रक्चर है परमानेंट शॉप का, उनका या तो वो उनका अपना होगा जिसे उन्हें बनाने में उनकी जो है इन्वेस्टमेंट लगी होगी, या फिर उन्होंने वो रेंट पे स्ट्रक्चर लिया होगा, ठीक है, तो उनको वो रेंट भी पे करना है, बिजली का कनेक्शन है जो बिजली का बिल भी भरना है, तो ये सब करके जो है उनका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है और उस खर्चे को उन्होंने कहां से निकालना है, वो खर्चा वो उस प्रोडक्ट को बेच के ही निकालने वाले हैं, तो वो सब खर्चे उनके उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें एड ऑन हो जाते हैं और प्रोडक्ट की प्राइस जाती है बढ़। बट यहां पे वीकली मार्केट में आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी है, कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना। और जितने भी पर्सन उन्होंने हायर किया जो पैकिंग में उनके प्रोडक्ट्स को लाने में काम करते हैं, वो जनरली फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो बाहर से लोगों को हायर नहीं करते, वो फैमिली मेंबर्स ही मिलकर जो है उस प्रोडक्ट को पैक करने में, उनको बेचने में उनकी हेल्प करते हैं। तो ये जो, और कोई उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं है, कोई उनका रेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि परमानेंट नहीं है, वो जो है ऐसी स्टॉल्स वगैरह लगा के, जो टेम्परेरी स्टॉल्स होते हैं वहां लगा के वो बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सब एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया, ये सब एक्सपेंडिचर उनको अपने प्रोडक्ट से नहीं निकालना, सो दैट्स वाई वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो होता है चीप, ठीक है। सो बिकॉज उनका जो एक्सपेंडिचर है दैट इज लेस। सो इन दोनों रीजंस की वजह से वीकली मार्केट पे मिलने वाला आपका प्रोडक्ट जो होता है दैट इज चीपर देन जो आपको बाकी जगहों पर मिलेगा। क्लियर है? तो ये है एक टाइप की मार्केट जो आपके आसपास आपको देखने को मिलती है, ठीक, वीकली मार्केट, फाइन, ओके, यस, ओके, यस, वन मोर थिंग जो इंपॉर्टेंट है वीकली मार्केट की, कि आपको एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है वीकली मार्केट में कि आपको सिर्फ क्लोथ से मिलेंगे या यूटेंसिल से मिलेंगे, बर्तन ही मिलेंगे, आपको हर एक तरीके की चीज वहां मिल जाएगी, चाहे होम डेकोर की चीज हो, क्लोथिंग की हो, चाहे यूटेंसिल्स हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, तो डिफरेंट वैरायटीज जो हैं वो आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, तो कस्टमर के लिए वो भी ईजी रहता है, एक ही जगह पर एक तो चीप मिल रहा है और एक ही जगह पे सारा सामान आपको मिल रहा है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड कैटेगरी जो आपके आसपास मार्केट्स की मिलती हैं, दैट इज अ नेबरहुड मार्केट, जो आपके पड़ोस में जो मार्केट्स हैं। अब दो तरीके की मार्केट्स हैं पड़ोस में, एक तो आपको उसमें परमानेंट शॉप्स मिलेंगी, ठीक है, जैसे ग्रोसरी की शॉप है, जहां से आप अपना घर का जो आप राशन वगैरह जो यूज करते हैं वो लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, ग्रोसरी शॉप है ना, परमानेंट शॉप लगे, ग्रोसरी की होगी, स्टेशनरी की हो गई। सेकंड हो गया जो टेम्परेरी स्टॉल टाइप में लगाते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जहां से आप खरीदते हैं, ठीक है, वो एक जगह पे लोकेटेड नहीं ना रहते, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता परमानेंट, है ना, तो वो स्टॉल्स लगाकर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बेचते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है,
ओके, सो ये है सेकंड टाइप ऑफ मार्केट जो आपके आस पड़ोस मिलती है, दैट इज नेबरहुड मार्केट। यहाँ तो परमानेंट शॉप्स होंगी, ग्रोसरी शॉप, स्टेशनरी शॉप, और या फिर होंगी आपकी टेम्परेरी स्टॉल्स जहाँ से आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीदते हैं। अब नेबरहुड मार्केट का अपना एक एडवांटेज है, अब देखिए क्योंकि आपके घर के पास है तो आपके लिए कन्वीनियंस है ना, इजी है वहां तक पहुंचना, सामान लेना। वीकली मार्केट जनरली एक लोकेशन पे लगती है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं आएंगी। बट जो शॉप्स आपके घर के पास है दैट इज नियर टू यू, आपको रात को कोई सामान चाहिए या कुछ ऐसे टाइम पर चाहिए तो आप इजीली वहां जाके वो सामान ले सकते हैं। दूसरा है, एक तो इट इज नियर बाय, ठीक है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है दैट इज बोथ द शॉपकीपर एंड द कंज्यूमर आर नोन टू ईच अदर, वो एक दूसरे को जानते हैं। तो एक तरह का दे आर एक तरह से वो ना आप यू कैन से लाइक कि उधार पे भी सामान को खरीदा जा सकता है, ठीक है। क्रेडिट पे भी सामान आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं तो वो नॉर्मली जनरली आपने देखा होगा कि एक रजिस्टर सा मेंटेन करके रखते हैं जिसमें वो अपने सारे कंज्यूमर्स का नेम और एड्रेस मेंटेन करते हैं और उन्होंने कितना सामान लिया, और फिर मंथ के एंडिंग में वो सब अपनी पेमेंट कर देते हैं। तो क्रेडिट परचेज जो है वीकली मार्केट में जाके नहीं कर सकते, आप शॉपिंग मॉल्स में जाके क्रेडिट परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। क्रेडिट कार्ड दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहां पर क्या है, आप बैंक की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है, आप ही नहीं देना है, बट अपने सुटेबल टाइम पर जब आपके पास पैसा हो, ठीक है। सो दैट इज क्रेडिट परचेज, एक तो घर के पास है और दूसरा आप उधार पे सामान वहां से खरीद सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट योर नेबरहुड मार्केट, ठीक है। ओके, सो अगर टेम्परेरी शॉप्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि नेबरहुड में परमानेंट भी होती हैं और टेम्परेरी भी होती हैं, तो टेम्परेरी में तो एक तो स्टॉल्स हो गए, परमानेंट में साथ में आप वो शॉप्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं जहां से आप मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हैं, दूध लेने के लिए जाते हैं, पनीर लेने के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, दैट इज ऑल्सो आप नियर बाय शॉप से ही लेते हैं ना, वो वीकली मार्केट से तो लेना नहीं, क्यों, क्योंकि वो डेली यूज की थिंग्स है ना। ब्रेड लेना है, बटर लेना है, मिल्क प्रोडक्ट्स लेना है, तो ये आपके डेली यूज की चीजें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो ये जो डेली यूज की चीजें हैं ये आप अपनी नेबरहुड मार्केट से ही लेंगे, ठीक है। सो दैट वाज अ सेकंड कैटेगरी ऑफ मार्केट अराउंड अस। थर्ड इज मॉल्स। हम में से सभी ही मॉल्स में गए हैं, वी नो व्हाट इज इट। आज का ट्रेंड है ये मॉल्स का, पहले उतने नहीं हुआ करते थे और आजकल आपको हर हुक एंड कॉर्नर पर मॉल मिलेगा। अब मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या मॉल, वहां पे भी आपको सिमिलर टू वीकली मार्केट एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। आपको कॉस्मेटिक्स मिल सकता है, फुटवेयर मिल सकते हैं, क्लोथिंग मिल सकती है, होम डेकोर मिल सकता है। सो आपको एक ही प्लेस पे मल्टीपल चीजें मिलेंगी, दैट इज वन थिंग दैट इज सिमिलर टू वीकली मार्केट। बट इससे कॉन्ट्रेरी वीकली मार्केट से ये कहां पे डिफरेंट करता है, ऑन द साइड ऑफ प्राइस। मॉल्स में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, सिमिलर प्रोडक्ट आपको वीकली मार्केट में एट अ वेरी चीप रेट मिलेगा, बट इन द शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वो आपको बड़े हाई प्राइस में मिलेगा। रीजन बहुत सिंपल सा, जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की मेंटेनेंस के जितने भी पैसे हैं वो उस शॉप के ओनर को उस प्रोडक्ट से ही निकालने हैं। आप जाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या मॉल्स में, आप देखते हैं वो सेंट्रल एसी होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही पहले लिफ्ट्स भी वहाँ पे होती हैं, ठीक है। देन आपकी बिलिंग के लिए अलग पर्सन है, आपको सेल करने के लिए अलग पर्सन है, आपको दिखाने के लिए अलग पर्सन है, सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने रखा। सो ऑल दिस थिंग्स जो उन्होंने मेंटेनेंस के लिए रखी हैं, ठीक है, शॉप को भी बहुत अट्रैक्टिव सा बनाया होता है, तो ऑल दोज थिंग्स, लाइटिंग एक्सेट्रा, ये जितना भी खर्चा है वो ओनर उस प्रोडक्ट से निकालेगा और उस प्रोडक्ट की प्राइस में ये सारा एक्सपेंडिचर इंक्लूड हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे वो जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो राइज हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट आप देखेंगे, आप एक क्लोथिंग की बात करें, ठीक है, आप एक कॉटन का क्लोथ लेने जाते हैं, अगर ब्रांड को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि ब्रांडिंग में एक और चीज आ जाती है दैट इज एडवर्टीजमेंट, है ना। जब आप ब्रांड की बात करते हैं तो एडवर्टीजमेंट के चार्जेस भी उसमें बढ़ जाते हैं। कोई भी आप फॉरेन ब्रांड या हाई ब्रांड देखेंगे, कॉटन का क्लॉथ ही, कॉटन की शर्ट ही आपको लेनी है, प्रोडक्ट सेम होगा, मटेरियल सेम होगा, क्वालिटी सेम होगी, बट बिकॉज ऑफ दैट ब्रांडिंग, क्योंकि उसके साथ ब्रांड है, उस ब्रांड की एडवर्टीजमेंट में कंपनी ने पैसा खर्च किया है, तो उस पैसे को कंपनी
कहां से वापस लेंगे? इट विल टेक इट बैक विद द हेल्प ऑफ प्राइस राइज। ठीक है, तो शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में हर वो प्रोडक्ट जो आप नॉर्मल मार्केट से खरीदते हैं वो हाई प्राइस में मिल रहे हैं। रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम समझते हैं कि किस तरह से ये जो मार्केट है आपस में इंटरलिंक्ड होती है, किस तरह से ये जो मार्केट्स है, ये चेन ऑफ मार्केट्स है, डिफरेंट मार्केट्स ये काम करती हैं, आपस में किस तरह से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ओके। सो आपको जाना है, सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट है, सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है। वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में भी बन सकता है, क्लोथ है तो क्लोथ फैक्ट्रीज में वीविंग हो सकती है। ठीक है, क्लोथ का बनना हो सकता है। सो फर्स्ट जो लाइन आती है, फर्स्ट जो स्टेप आता है चेन ऑफ मार्केट में, दैट इज प्रोड्यूसर, जो उस पर्टिकुलर चीज को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम एक वेजिटेबल या फ्रूट की एग्जांपल लेते हैं तो प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा? फार्मर। ठीक है, अब फार्मर के पास या तो ये ऑप्शन है कि वो हर एक पर्सन के पास जाके अपना प्रोडक्ट बेचे। ठीक है, अब हर एक पर्सन के पास जाके प्रोडक्ट बेचना, और क्योंकि आप देखें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वो पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल क्या क्या मतलब है? जो बड़ी जल्दी खराब हो जाए, है ना। पेरिशेबल का मतलब है जो बड़ी जल्दी, जिनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बड़ी कम होती है, जल्दी खराब हो जाते हैं, आप उनको ज्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते। तो अब फार्मर को बेचना है अपना सामान, फ्रूट्स बेचने हैं, वेजिटेबल बेचने हैं, उसने क्विंटल्स में वो उगाया है। अगर वो खुद जाकर उस सामान को बेचने का सोचता है तो वो एक दिन में अपना, सपोज उसके पास 50 क्विंटल है फ्रूट्स, वो नहीं बेच पाएगा। इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। ठीक है, 50 क्विंटल उसको बेचना, और अगर वो रखता है तो वो खराब हो जाएगा, तो उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, उसका सीड्स का, उसका फर्टिलाइजर्स का, वो उसको नुकसान होगा। तो इसीलिए वो क्या करता है कि फार्मर्स जाकर अपना प्रोडक्ट बेचता है होलसेलर्स को। होलसेलर्स वो ट्रेडर्स हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो व्यापारी हैं जो थोक में मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीदते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर। जो भी प्रोडक्ट को बनाता है, फैक्ट्री होगी, या हमने एग्जांपल फार्मर्स का लिया है, तो फार्मर्स से होलसेलर ह्यूज क्वांटिटी में सामान खरीदता है, और होलसेलर्स के पास वो सारी फैसिलिटीज दे हैव, जिससे कि वो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, थोड़े लंबे टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्ट को जो है स्टोर करके रख सके। ठीक है, जैसे अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को यू नीड टू स्टोर, तो यू नीड अ कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज चाहिए जहां पे टेम्परेचर कम हो, ताकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है थोड़े दिन के लिए बढ़ाई जा सके। तो वो सभी फैसिलिटीज फार्मर के पास तो होंगी नहीं। सो होलसेलर्स खरीदते हैं स्टॉक में सामान प्रोड्यूसर से। ठीक है, और ये बेचते भी स्टॉक में हैं। ये लार्ज क्वांटिटी में ही सामान को खरीदते हैं और लार्ज क्वांटिटी में ही सामान को बेचते हैं। ठीक है, होलसेलर्स देन सेल देयर यू कैन से प्रोडक्ट टू रिटेलर्स। ठीक है, सो 3 कैटेगरी हो गई। एक हो गया प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्ट को बनाता है, वो इस प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि प्रोड्यूसर कभी भी एक चीज तो बनाएगा नहीं, है ना, एक सब्जी नहीं उगाएगा, एक फ्रूट नहीं उगाएगा, एक शर्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बनाएगा और उसे बेचने के लिए ही नीड्स टाइम, तो वो होलसेलर को कांटेक्ट करते हैं। होलसेलर वो बिजनेसमैन है, वो ट्रेडर है, वो व्यापारी हैं जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में थोक के हिसाब से सामान को खरीदते हैं। ठीक है, देन होलसेलर्स भी पर्टिकुलर हर एक कंज्यूमर के पास जाके सामान को नहीं बेचते, वो इसे लार्ज क्वांटिटी में बेचते हैं रिटेलर्स को। अब रिटेलर कौन है? रिटेलर है वो पर्सन जो आपके नेबरहुड मार्केट में मिलता है, जो आपको वीकली मार्केट में मिलता है। ठीक है, वीकली मार्केट में, नेबरहुड मार्केट में जिनके पास जाके, या होलसेल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप जिनके पास जाके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, दे आर रिटेलर्स, जो आपको सिंगल क्वांटिटी को बेचते हैं। आपको अगर 1 kg वेजिटेबल को खरीदना है तो आप होलसेलर के पास नहीं जाएंगे, यू विल गो टू रिटेलर। ठीक है ना, रिटेलर जो आपके घर के पास स्टॉल लगाता है वेजिटेबल का, आप वहां से जाके 1 किलो, हाफ डजन, कितना भी सामान आपको चाहिए आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहीं आपके पास जो ग्रोसरी की शॉप है, दैट इज ऑल्सो रिटेलर, आप थोड़ी क्वांटिटी में सामान ले सकते हैं। आपको एक ब्रेड का पैकेट खरीदना है, एक बटर का पैकेट खरीदना है, यू कैन परचेज इट। बट वो रिटेलर जो है होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है। ठीक है, वो वीकली का जितना भी, उसको डिपेंडिंग अपॉन कि उसको उसके पास कितना कंज्यूमर आता है, कितने पर्सन आते हैं सामान खरीदने के लिए, उस बेसिस पे वो लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से खरीदता है। ठीक है,
आई होप इज इट क्लियर। तो चेन ऑफ मार्केट की बात करें तो 3 स्टेप पे चलता है, दैट इज प्रोड्यूसर, देन होलसेलर एंड देन इट गोज टू द रिटेलर्स। ठीक है, और आज कल की एक जो नई मार्केट विच वी ऑल आर वेरी यूज टू यूज इज ई मार्केट, है ना, जो आजकल बहुत प्रेवलेंट है और ऑलमोस्ट हम सब मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वहीं से सामान खरीदे क्योंकि कहीं हमें जाना नहीं पड़ता। ठीक है ना, ई मार्केट, ठीक है, जितने भी ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं दैट इज ई मार्केट, ई कॉमर्स कंपनीज। ठीक है, आपको लेकिन उसमें आप अगर आप ये चीज देखेंगे कि कब मैक्सिमम टाइम जो आपको आपके नेबरहुड मार्केट में जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो आपको ई मार्केट में महंगे मिलेंगे क्योंकि वो उसमें अपना जो पैकेजिंग है, जब भी आप ऑनलाइन कोई चीज मंगाते हैं तो उसमें ऐड होती है पैकेजिंग, एक तो होती है पैकिंग, उसके चार्जेस वो उसमें इंक्लूड करेंगे, दूसरा करेंगे वो जो आपको पहुंचाएंगे डिलीवरी के चार्जेस। ये उस प्रोडक्ट में ऐड ऑन होंगे एंड देन यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी लोकल मार्केट से आप खरीदेंगे वो इन दोनों चीज़ों का जो प्राइस है उसे हटा के आप खरीदेंगे तो कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। बट मैं लोकल जो प्रोडक्ट्स है उनकी बात कर रही हूँ जो नॉर्मली आपके पास के एरिया में मिल जाएंगे। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों की बात करें या बॉटल्स की बात करें जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो उनको बनाते हैं, ठीक है, वो आपको आपकी क्लोजअप मार्केट में, नेबरहुड मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर जो आसपास का सामान है ना जो आपको इजीली आसपास मिल सकता है, लोकल प्रोड्यूसर्स आपके आसपास रहते हैं, वो उन चीज़ों को अपने हाथ से बनाते हैं, तो आप कोशिश करें कि नेबरहुड मार्केट से ही खरीदें ताकि क्योंकि उन इस वजह से जो उनका एरिया है वो कंप्लीटली खत्म हो रहा है, उनकी इनकम भी खत्म हो रही है। क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, होलसेलर जब स्टॉक में सामान खरीदता है ना तो उसे पर केजी का कॉस्ट बहुत कम पड़ता है, तो एक्चुअल में नुकसान सबसे ज्यादा कौन बेयर करता है? इट इज प्रोड्यूसर, इट इज फार्मर, है ना। उसने जो चीज़ हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेजिटेबल कोई 50 रुपीज़ के जी की खरीद रहे हैं तो शायद होलसेलर ने वो 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ पर के जी में ली हो, तो फार्मर को जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है उसे सिर्फ 20 रुपीज़ पर के जी मिले हैं, जबकि कंज्यूमर ने पे कितना किया? 50 रुपीज़ के जी किया है। ठीक है, आई नो दीज ऑल्सो, ये भी हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन्हें भी अपना जो है प्रॉफिट है वो लेना है, दे आर पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, इनके बगैर चीज़ पर्टिकुलर लोकेशन तक नहीं पहुंच सकती है ना। फार्मर्स हर एक जगह जाके सामान को नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो हर टारगेट पे कोई डिफिकल्ट टेरेन है, ऊंचाइयों पे, पहाड़ियों पे सामान पहुंचाना है, रेगिस्तान पे पहुंचाना है, हर जगह फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप यहाँ बैठे हुए साउथ का डोसा खा सकते हैं नॉर्थ में बैठ के, है ना, वेस्ट में बैठ के आप ईस्टर्न का क्यूजिन खा सकते हैं, ईस्टर्न का जो फेमस आप कहें क्लोथिंग पैटर्न है उसे पहन सकते हैं। इज इट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई चेन ना। तो इनका भी अपना प्रॉफिट मार्जिन है, बट पॉइंट इज कि कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो चीज़ें हमारे नेबरहुड में अवेलेबल हैं, जो वहाँ पे प्रोड्यूसर बनाते हैं, खासकर ये जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, मिट्टी के प्रोडक्ट्स हो गए या आर्ट एंड क्राफ्ट्स के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो हमें वीकली मार्केट से या उन जगहों से हम खरीद लें ताकि जो लोकल ट्रेडर्स हैं उन्हें भी थोड़ा फायदा हो जाए। ठीक है, ओके, सो ई मार्केट की बात कर रहे थे हम, दैट इज जो ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं तो वो भी कंपैरेटिवली, क्योंकि दे इंक्लूडेड द चार्जेस ऑफ पैकिंग एंड डिलीवरी। ओके, ठीक है, तो ई मार्केट दो ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोडक्ट। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स जो हमारे आसपास मिलती हैं, जिसमें हमने पहले देखा वीकली मार्केट, सेकंड वाज नेबरहुड मार्केट, थर्ड वाज जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉल्स है, ठीक है, एंड लास्ट वाज ई मार्केट। देन वी स्टडीड कि सप्लाई चेन की एक प्रोडक्ट जब बनता है वो किस तरह से कंज्यूमर के पास पहुंचता है, दैट इज थ्रू द होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर वो व्यापारी जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में सामान को खरीदता है और फिर वो रिटेलर्स को देता है, और रिटेलर सिंपल क्वांटिटीज में आपको आपके घर तक सामान को पहुंचाता है, आपके नेबरहुड में मिलता है और आप तक आपका सामान जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, सो मार्केट में एक और इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है, दैट इज एक डायरेक्ट मार्केट एंड अदर इज इनडायरेक्ट मार्केट। ठीक है, डायरेक्ट मार्केट और इनडायरेक्ट मार्केट।
सो डायरेक्ट मार्केट तो है कि जैसे हर प्रोडक्ट जो आपको विजिबल है वो आप खरीद रहे हैं, बाय प्रोडक्ट भी है, आप ग्रॉसरी की बात करें, स्टेशनरी की बात करें, वो सब आप जाके डायरेक्टली मार्केट से ले रहे हैं। इनडायरेक्ट मार्केट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार। हम गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन उस गाड़ी जिस कंपनी से हम लेते हैं, कार हम जिस कंपनी से परचेज करते हैं, वो कंपनी इस कार के पार्ट्स को डिफरेंट अदर कंपनी से परचेज करती है। उसका इंजन कहीं और से होगा, उसकी सिक्योरिटी के फीचर्स कहीं और से होंगे, है ना। तो वो हर एक पोर्शन जो वो है अलग अलग कंपनी से खरीदती है। लेकिन हम कार को लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मारुति, है ना, वहां से लेते हैं, बट उनके अपने जो अलग अलग पार्ट्स होंगे कार के, वो इन टर्न डिफरेंट कंपनीज के आते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मार्केट। ठीक है। अब अगर आप देखें कि ये जो पार्ट्स हैं इनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये पार्ट्स जब तक मिलकर कार नहीं बनाएंगे तब तक इन पार्ट्स की क्या वैल्यू है। सो ये पार्ट्स जो हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी विच एसिमुलेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार, जो उन डिफरेंट पार्ट्स को जोड़कर पूरे कार का स्ट्रक्चर देती है, वो उन पे डिपेंड करती है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट मार्केट। ठीक है, जहां पे हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके पार्ट्स इन टर्न डिफरेंट मार्केट से आते हैं। ठीक है, ओके। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज मार्केट एंड इक्वालिटी। मार्केट्स जो हैं, क्या वहां पे बराबरी है? हमारा जो क्लास 7 के एनसीईआरटी है ना, उसका पूरा फोकस है ही इक्वालिटी पे। सबसे पहला जो चैप्टर हमने करा था, जो चैप्टर 1 था, उसमें हमने पढ़ा था इक्वालिटी के मेन कंसेप्ट को, कि इक्वालिटी होती क्या है, इक्वालिटी का क्या मतलब है, और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रोविजन है, हमारे देश में क्या हर नागरिक को बराबरी का हक है कि नहीं। साथ ही हमने स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी भी देखा था, और उसके बाद हमने फोकस किया था जो चैप्टर्स में, दैट इज अबाउट जेंडर इक्वालिटी पे। ठीक है, कि जेंडर इक्वालिटी है क्या, मेल और फीमेल को सिमिलर तरह का ट्रीटमेंट मिलता है सोसाइटी में, और किस तरह से फीमेल्स ने स्ट्रगल करके अपने लिए बराबरी को पाया है। अब जो फोकस है दैट इज इन द मार्केट, इक्वालिटी इन द मार्केट। मार्केट में क्या बराबरी है हर एक ट्रेडर की। जैसे मैं आपको बता चुकी कि प्रोड्यूसर को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना कि इंटरमीडिएट ट्रेडर्स को मिलता है। ठीक है, आप देखिए, एक शर्ट जो आप नियर बाय मार्केट से लेते हैं या आप वीकली मार्केट से लेते हैं 100 या 200 रुपीज की, सिमिलर शर्ट अगर आप शॉपिंग मॉल में जाके लेते हैं तो वो आपको कॉस्ट करती है 2000 या 3000 या अराउंड 4000 रुपीज की। तो क्या बेनिफिट सबको इक्वल मिल रहा है? तो क्या मार्केट सबके लिए इक्वल है? नहीं, मार्केट सबके लिए इक्वल नहीं है, क्योंकि ऑल्दो हमने ये पढ़ा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बिकॉज एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है उनका, तो इसीलिए उस पर वो प्राइस को राइज कर देते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप देखें एक्सपेंडिचर को निकाल के भी उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू अ नेबरहुड मार्केट और लोकल मार्केट के ट्रेडर का। क्योंकि पॉइंट ये है कि जो छोटा व्यवसायिक है, व्यवसाय करने वाला व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, छोटा ट्रेडर है, उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी ही कम है, उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो वो टेम्परेरी स्टॉल लगाता है। अगर उसके पास पैसे हों तो वो अपनी शॉप बनाए या शॉप को रेंट पे ले। उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो टेम्परेरी स्टॉल्स लगाता है, और पैसे कमाने के लिए ही वो सस्ते में सामान को बेचता है, और बड़ी मुश्किल से वो डेली का अपना जो उसकी अर्निंग होती है उसको मेंटेन कर पाता है। ऑन द अदर हैंड, जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग मॉल्स है, वहाँ के ओनर्स के पास दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट, दैट्स वाई वो इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड इन टर्न बड़े शॉपिंग मॉल्स का जो जितना भी उनकी इन्वेस्टमेंट का खर्चा है, दे टेक इट फ्रॉम द कंज्यूमर। वाई, किस तरह से? हाई पैसा चार्ज करके प्रोडक्ट्स पे। तो मार्केट सबके लिए इक्वल नहीं है, जबकि जो हमारा एसडीजी है, जो इस क्लास 7 के हर चैप्टर पर एक किसी ना किसी एसडीजी पे फोकस किया गया है। एसडीजी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कितने हैं 17, और 2030 तक टारगेट है उनको अचीव करने का। 2030 तक टारगेट है उसे अचीव करने का। तो इसमें इंक्लूड होता है एसडीजी 12, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, जो किसकी बात करता है? इट टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन।
कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की क्या मतलब हुआ कि एज अ कंज्यूमर हमें ये कोशिश करनी है कि हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदें। एज अ कंज्यूमर हमें कोशिश करनी है कि हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदें जो टॉक्सिक फ्री हों, जो सस्टेनेबल हों, मतलब जिनका बनाने में किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल ना किया गया हो, किसी भी तरह से वातावरण पे इम्पैक्ट ना पड़े, उनका बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, पोल्यूशन ना हो। ठीक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आप पर्स खरीदने जाते हैं तो आप कोशिश करें कि वो लेदर के ना हो जिनके लिए जानवरों को मारा गया हो। आप बहुत ही उसके ऑल्टरनेटिव है, आप जूट का बैग खरीद सकते हैं, आप क्रोशे खरीद सकते हैं जो हाथ से बनाए हुआ, आजकल तो बहुत ऑल्टरनेटिव है। बनाना का जो प्लांट होता है उसकी वेस्ट मटेरियल जब बनाना को निकाल देते हैं तो उसकी स्टेम्स से भी पर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव, बट चॉइस इज इन द हैंड ऑफ कंज्यूमर। एज अ कंज्यूमर हमें रिस्पॉन्सिबल होना होगा ताकि हम उस प्रोडक्ट को, उस सामान को खरीदें जिसे बनाने में किसी भी तरह का ना ही जानवरों के साथ अत्याचार हुआ हो और ना ही हमारे वातावरण पे बुरा असर पड़ा हो। सो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। और प्रोडक्शन भी, कि उन्हीं चीजों को बनाया जाए जिससे हमारे वातावरण पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, ना ही किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा हो। जैसे बहुत सी न्यूज आती रहती है जिसमें कि जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनमें जितना भी मिनरल्स यूज होते हैं, उन मिनरल्स को एक्सकेवेट करने के लिए फैक्ट्रीज में जनरली इंप्लॉय किया जाता है बच्चों को, क्योंकि वो ऐसे छोटे छोटे एरिया से उनको एक्सकेवेट करना होता है ना जहां पर बच्चे ही जा सकते हैं। सुरंगें जो है वो बहुत छोटी छोटी होती है। तो एज अ कंज्यूमर, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, जिनमें किसी तरह से या तो चाइल्ड को एम्प्लॉय किया गया है, चाइल्ड लेबर को यूज किया गया है, या तो एनिमल्स के साथ एट्रोसिटीज हुई है, या फिर हमारे इन्वायरमेंट को फर्क पड़ा है। ठीक है, बिकॉज हम हैं टॉप ऑफ द क्रिएशन, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर एट द टॉप ऑफ द क्रिएशन। तो इस पूरे इन्वायरमेंट को, अर्थ को बचाने की जो जिम्मेवारी है, इस पूरे फूड चेन को, पूरे इकोसिस्टम को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो ह्यूमन बीइंग पर ही है, क्योंकि बिगाड़ भी ह्यूमन ही रहा है। सो दैट वाज अबाउट द चैप्टर दैट इज मार्केट अराउंड अस, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा कि हमारे आसपास किस तरह के व्यापार होते हैं, किस तरह की मार्केट्स मिलती हैं। फिर हमने सप्लाई चेन को भी जाना, एंड देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। और मैं आप लोगों से ये आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग, क्योंकि यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम यूपीएससी का, जिससे आपको एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे जाना है, आपके हाथ में पावर होगी, तो चेंज करने की जो पावर होगी वो आपको मिलेगी। बट उस पोस्ट से पहले भी आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, आप अपने लेवल पे चेंज ला सकते हैं, छोटे छोटे बदलाव ला के ना। कंजप्शन से ही स्टार्ट हुआ है, उतनी ही चीज़ ले जितनी आपको ज़रूरत हो, वेस्टेज ना हो, है ना। प्रोडक्ट आप खरीदने से पहले देख लें कि वो कैसे बना है, ठीक है। सिल्क को जैसे आप जानते हैं कि प्योर सिल्क जिस तरह से बनती है, कुकून्स को गरम गरम पानी में डाला जाता है, उन्हें है ना फोर्सफुली उनको किल किया जाता है, क्योंकि एज अ आप नॉर्मल प्रोसीजर से देखें तो सिल्क को बनने में टाइम लगता है, मलबरी कुकून से बनेगा और उसको थ्रेड बनाने में टाइम लगता है, बट जल्दी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन सभी कुकून्स को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जिससे जितने भी सिल्क बनाने वाले कीड़े हैं वो मर जाते हैं और वो सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ इस जॉब का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास पावर होगी आपको चेंज करने की। और जब आपके पास पावर है चेंज करने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि वो चेंज एक पॉजिटिव चेंज हो, नेगेटिव नहीं। और उसकी शुरुआत आप प्रिपरेशन से ही कर सकते हैं, बाय ब्रिंगिंग दीज स्मॉल चेंज इन योर लाइफ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक देम, शेयर देम एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।